वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन के तहत जो आगामी टेट और सीटेट के और खासकर हरियाणा टेट जो आपके अभी 2 ही दिन में होने वाला है, इन सारी परीक्षाओं पर हम फोकस कर रहे थे। और जितनी भी टेट की परीक्षाएं हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी सेशन होगा। और साथ के साथ यहाँ पे हम ऐसे प्रश्नों का आपको अभ्यास करा रहे हैं जो प्रायः परीक्षा में देखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि आप यदि कोई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो किसी भी परीक्षा के रिगार्डिंग, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी बीसीएस हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप जोड़ सकते हैं। साथ के साथ टेलीग्राम ग्रुप का जो यहाँ पे दिया गया है और उसके नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, तो वहां से जाके जरूर से जरूर उसको ज्वाइन कर लें। आगे चलते हैं और पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। तो पहले हम लोग जैसा कि रोज करते हैं विकल्प को देखेंगे, देन उसके बाद सही उत्तर को करने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्यों विकल्प को मेरा पढ़ने का मतलब यह है कि सिर्फ उत्तर बता देना पर्याप्त नहीं होता, आपको साथ के साथ अभ्यास भी करना आवश्यक है ताकि परीक्षा में जो गलतियां हो उससे आप बच सकें। पहला है कि रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना। दूसरा विकल्प है कि ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। और सी वाला विकल्प बोल रहा है कि भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। और डी बोलता है कि विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना। देखिए यहाँ पे उत्तर बहुत सामान्य सा है कि पूछ रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटाने के लिए क्या करना चाहिए, रचनात्मक दृष्टिकोण की बात कर रहा है। तो जो चौथा विकल्प है विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप देखेंगे तो सारे विकल्प को काटा जा सकता है। यहाँ पे सी वाला जो विकल्प है कि भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी कि भ्रांतियां जो होती हैं बच्चों को सोचने का अवसर नहीं देती, उनको जो है सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं। यदि जब तक भ्रांतियां रहेंगी तब तक बच्चे जो है किसी भी चीज को ठीक से सीखने में समर्थ नहीं रहेंगे। तो भ्रांतियों का निराकरण जो है अधिगम में आवश्यक हो जाता है। ठीक, तो इस हिसाब से इसका सी उत्तर होगा। आगे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक होता है। ठीक है, यहां पे बात हो रहा है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो बेस्ट होगा या उसको जो है बढ़िया स्टूडेंट के लिए सुसाध्य बनाता है। विकल्प ए है कि प्रतियोगिता का जो है कंपटीशन का आयोजन कराना या कंपटीशन को बढ़ावा देना, चर्चा और संवाद से संबंधित है, या वेधन और अभ्यास से, अथवा जो अंतिम में दिया गया है कि पनिशमेंट। तो जाहिर सी बात है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रतियोगिता बच्चों में अगर, क्योंकि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और सभी बच्चे एक समान हर क्षेत्र में नहीं होते, तो प्रतियोगिता उपयुक्त नहीं होता है कभी भी। और दूसरी बात, दंड, अगर डर से बच्चे पढ़ने लगे तो अधिगम जो है सही मायने में नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वेधन और अभ्यास, ठीक है, प्रैक्टिस और ड्रिल तो ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा सीखते हैं और चर्चा और संवाद के माध्यम से जब खुद ही उसमें इंडल्ज होते हैं या खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं तभी उसको बढ़िया से सीख पाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बेहतर विकल्प है और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका बी, डिस्कशन एंड डायलॉग। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य होता है मोटिवेशन। ठीक है, तो आपकी जो बाह्य मोटिवेशन यानी कि बाहर से जो प्रेरणा है और आंतरिक प्रेरणा में अंतर करना है। तो इसमें बता रहे हैं कि दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना। तो दंड से बचने के लिए आप पूछ रहे हैं कि बाह्य प्रेरणा का नहीं है, यानी कि ऐसा बच्चे कर सकते हैं क्योंकि अगर दंड मिल रहा है उनको तो उससे बचने के लिए होमवर्क को अपना कर सकते हैं, पनिशमेंट से बचने के लिए। बी वाला विकल्प बोल रहा है यहाँ पे कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। ठीक है, सी बोल रहा है कि प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना। ठीक, और यहाँ पे साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा से तात्पर्य है कि बाहर से अभिप्रेरणा आना चाहिए, तो बाहर से क्या है, यहाँ पे जो है प्रभावित करने की बात हो रही है, ये भी बाह्य है, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखा जा रहा है। लेकिन जो बी वाला विकल्प है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए वाद विवाद में समूह में शामिल होना, तो यहाँ परिणाम की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे स्व इच्छा की बात आ रही है। ज्वाइनिंग जो है खुद की जा रही है, यानी कि किसी बाहरी प्रभाव को यहाँ पे नहीं दिखाया गया। जैसे यहाँ पे दंड को दिखाया गया है, यहाँ पे जीतना दिखाया गया है, यहाँ पे प्रभावित करना दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। तो प्रश्नोत्तर 3 का विकल्प जो होगा सी
आपका ये होगा, ठीक है, बी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पे एक ऐसे प्रश्न प्राय हमने देखे हैं कि विकल्प खाली स्थान दिया रहता है, खासकर 2 स्थान ऐसे दिए रहते हैं, उनको भरना रहता है। तो ये है खाली स्थान के साथ शुरू होता है कि इस्तेमाल से, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो नीचे विकल्प दिए गए हैं, विद्यार्थियों की उपलब्धि में फिर खाली स्थान है होने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सीधा उत्तर बताऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को बार बार अगर पढ़ के सेट कराओ तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें जो विकल्प है वो प्रासंगिक पाठ्य सामग्री है, या विद्यार्थियों को केंद्रित होना, सामाजिक सहयोग होना, इस तरह से विकल्प दिए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा कि सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में, ठीक है, वृद्धि होने की संभावना रहती है। ठीक है, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसका जल्दी ही आपको 1-2 दिन में लिंक मिल जाएगा, उसको पूरी तरह से उसको पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको शायद ही देखने को मिले। और साथ के साथ जो हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं इसको कर लेंगे तो फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 को अगर पढ़ें तो डिटेल में थोड़ा सा है ये, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी जिसको हम बीन बोलते हैं जब बजाता है तो उसकी ध्वनि पर अपना सिर जो है सांप इधर उधर घुमाता है। तो सांप के वाद्य यंत्र जो बीन है उसके अनुसार इस तरह की क्रिया करना जो है उसका कारण क्या है। तो अभी एक चीज आप समझिएगा कि जो सांप होता है उसके अगर आप देखें तो कान नहीं होते हैं, तो फिर ये होता कैसे है। तो विकल्प दिया है कि यहाँ पे कि बीन की मधुर जो गंध होती है उससे होता है। सांप का अपने बाहरी कानों से बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे मतलब वो सुन सकता है। नीचे का अगला विकल्प है कि सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण करना होता है और बीन द्वारा उत्पन्न कंपन का जमीन से संचरण होना। देखिए यहाँ पे तीनों तो अपने आप गलत लग रहे हैं, ठीक है, गंध की बात नहीं है यहाँ पे, और बाहरी कानों की जो हमने बताया होते ही नहीं है, और बीन गति अगर करे तो उसको फिर बीन बजाने की क्या जरूरत है, बीन बिना बजाए भी उसको इशारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे है कि उसका जो ध्वनि कंपन होता है जमीन से जो तरंगे जाते हैं उसके माध्यम से उसको जो मैसेज जाता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 6, जिसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित की जा सकती करती है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। ठीक है, बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा GIF होगा, ठीक है, और वर्चुअल बैकग्राउंड नहीं होगा, म्यूट बटन नहीं होगी, ऑडियो नहीं होगी, क्योंकि आप वीडियो की बात कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं और आज के PDF में 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है, वो गलती से टाइप हुआ है, तो उसको मैं उत्तर बता के सिर्फ आगे बढ़ लूंगा। इस तरह से 7वां प्रश्न भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। ठीक है, तो ये भी हम कर चुके हैं प्रश्न नंबर 7 में, तो इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ लेंगे। बाकी डिटेल से आप देखना चाहें तो जो पुराने वीडियोज हैं उसको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका सही उत्तर D होगा। विभिन्न देश जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए क्या करेंगे, ग्लोब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ग्लोब का यानी कि संरचनावादी दृष्टिकोण है, संरचना के हिसाब से चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 8 भी ऐसा ही है, बस इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, छात्र श्याम पट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण करते हैं। यानी कि माइंड मैप जो होता है बोर्ड पे बनाया जाता है, जब टीचर बनाते हैं तो उससे बच्चों के दिमाग पे प्रभाव पड़ता है और चीजें उनके दिमाग में रुकती हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ आते हैं। पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प को अगर आप देखें तो कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो इसका भी उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि पाक शास्त्र का मतलब होता है कुकिंग से संबंधित। अब कुकिंग के लिए क्या होगा कि आप जो है खाने को बना के देखें, तो इसमें जो सब विकल्प निर्भर करता है कई बार कि कौन सा सही होगा। तो इसमें जो विकल्प होगा, 1 मिनट थोड़ा सा देखने दीजिए, ये वाला होगा। हाँ, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हो, यानी कि पूरा प्रैक्टिकल उसको करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 से चलते हैं, यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि प्रयोगों के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, यानी कि प्रयोग के आधार पर एक निष्कर्ष पे पहुंचने का उदाहरण एग्जाम्पल क्या है। पहला है कि यह है समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालकर और प्लेट को तिरछा करना। ठीक है, इससे हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकल करके। थियरी का बात ये हो रहा है कि उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो सबसे बड़े एग्जाम्पल कौन सा होगा। बच्चों के लिए यहाँ बात हो रही है। पता लगाने के लिए कि मानव आंख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। ठीक है, सी है कि कौन सी सब्जी
हाँ, कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है जानने के लिए गिनकर समझना कौन सी सब्जी सड़ जाती है, उसको देखना और समझना सब्जी को। अपने जिले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 को थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो इसके जो विकल्प हैं वो भी बड़े हैं और इस तरह के प्रायः आपको उत्तर देखने को मिलेंगे। तो सबसे सरल, बच्चों को देखिए सरल तरीके से सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताना है जिसको देख के वो चीजों को समझ सके। तो जाहिर सी बात है, देखिए हर जो फ्लूइड होता है, पानी लिक्विड होता है, उसकी अपनी एक डेंसिटी होती है, उस हिसाब से उसमें मोशन होता है। ठीक है, जैसे आप कोई लिक्विड है बहुत पतला है, उसको आप किसी तिरछी प्लेट पे गिराएंगे तो जल्दी बह जाएगा, कोई गाढ़ा है तो धीमे धीमे जाएगा। तो ये एक बढ़िया एग्जांपल होगा बच्चों को समझाने के लिए, जो थियरी होती है वो प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़े तो प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। विकल्प को देखिए, यहाँ पे है कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एनिमेटेड वीडियो, आभासी वास्तविकता और ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे जो विकल्प है, यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें जो बात की जा रही है कि वास्तुकला, ऐतिहासिक आदि के बारे में बेहतर ढंग से समझाने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष जाकर आप नहीं देख पा रहे हैं ना, तो प्रत्यक्ष अगर आप नहीं दे पाएंगे तो ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हालांकि होते तो बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिमुलेशन, लेकिन ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। एनिमेटेड वीडियो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे छोटा भीम, डोरेमोन आते हैं तो उनके माध्यम से कार्टून बना के देखें। अच्छा, ग्राफिक्स डिजाइन के माध्यम से दिखाएं, ये भी आप समझ रहे हैं। ये वर्चुअल रियलिटी क्या है, जैसे जो ये अभी ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन की दुनिया है वही एक प्रकार से कहिए वर्चुअल है। अब रियलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि है, और एक्चुअल में वर्चुअल इसलिए भी है क्योंकि ये आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एक साधारण सा अंतर भी ये है कि सॉफ्टवेयर आप देख तो सकते हैं, छू और महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, छू नहीं सकते, महसूस तो आप कर ही रहे हैं। तो ये चीज है कि जैसे आपको लाल किला देखना है, ताजमहल देखना है, तो वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जा सकता है। तो इसमें जो उत्तर सही होगा आपका वो सी होगा। कंप्यूटर सिमुलेशन गलती से मत लगाइएगा। प्रश्न नंबर 12 आता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, ठीक है, और इसमें वह क्या करता है कि पूछा जा रहा है कि कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए उपयुक्त होगी। देखिए ये प्रश्न जानबूझ के उठाया गया। एक्चुअली इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, पापड़ है, चिप्स है, दही है और कच्चा आम है। अब इसमें यह बता रहा है कि कैसे किसी को परिरक्षण किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिजर्वेशन की बात आ रही। प्रिजर्वेशन वो फूड होते हैं जिनको पहले से रखा जाता है, बाद में उनको सुरक्षित करके लंबे समय तक रखा जाता है। तो दही और कच्चा आम, दही तो मान लीजिए ठीक है, कितने दिन तक रखेंगे, कच्चा आम। यहाँ पे जो पापड़ और चिप्स बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, वो देखिए लेज वगैरह हो गया, कुरकुरे हो गए, ये कितने दिन तक उसको रखते हैं। तो इसमें जो प्रिजर्वर होता है उसको डाला जाता है। यहाँ पे ये पेपर में आया था और इसमें दोनों को सही माना गया है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। इसने आयोग ने दोनों उत्तरों को सही माना है, पापड़ और चिप्स दोनों कैटेगरी में है, ठीक है। गलती सभी से होती है, तो जब होती है तो इसको या तो हटा देते हैं या तो सभी को उत्तर समान देते हैं, जब दो ऑप्शन सही हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए उपयुक्त है कि क्या कि सुश्री वैष्णव समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण के जो चीजें हैं अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। यानी कि इसका मतलब ये होता है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब एक डिपेंडेंस दूसरा दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसको समझाने के लिए आप कैसे सबसे बढ़िया उदाहरण को लेंगे, तो विकल्प है खेल का परित्यक्त मैदान, ठीक है, कूड़ा एकत्र करने की जमीन, पुलिस थाना या नाई। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आप देखें तो सही बात यह है कि बेहतर बच्चों को समझने लायक कि नाई है। नाई का मतलब है कि भाई नाई अपना बाल खुद नहीं काट सकता, उसको भी दूसरे के पास जाना पड़ेगा अपना बाल कटवाने के लिए। चलिए, उसके बाद आते हैं विकल्प प्रश्न नंबर 14 में कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नहीं वगैरह को नहीं ध्यान देते, तो ये हमें ध्यान देना है ना। तो प्रश्न नंबर 14 है कि विकास क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित होता है, विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, विकास की गति व्यक्तिगत होती है। देखिए मैंने बताया कि जब भी कभी केवल वाली बात आ जाए तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि अक्सर यहाँ पे प्रश्न गलत होते हैं। जरूरी नहीं कि गलत हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आती है। अब विकास केवल आनुवांशिकता पे होते हैं ऐसा नहीं, हमने देखा है कि पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है, आनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है।
क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित होते हैं, चलिए अभी छोड़ते हैं इसको। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है। और विकास की गति व्यक्तिगत होती है। अच्छा हाँ, इसमें तो पता लगा, इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आनुवंशिकता केवल नहीं होती, पर्यावरण भी होता है। तो ये वाला विकल्प आप यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं। इसमें कोई आपको पूछा है कि कौन सा गलत है, बाकी सारे यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको अगर छोड़ दें आप तो ये सब सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो प्रश्न नंबर 15 है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है, ठीक है। भाषा अर्जन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ रहा है जन्म पूर्वावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था, जब बच्चा वयस्क हो जाता है। देखिए अगर इसमें देखें तो इसको हमने पहले भी कई बार समझने का प्रयास किया कि जब प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था से तात्पर्य क्या है, प्रारंभिक अवस्था से तात्पर्य है कि बच्चा जो है आपका 2 से 6 वर्ष के बीच में है, ठीक है। 2 से 6 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है उसी को प्रारंभिक अवस्था कहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको खिलौने की उम्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खिलौने की उम्र, ठीक है, खिलौनों की उम्र भी बोलते हैं। खिलौने की उम्र के अलावा इसको जो है प्री गैंग एज भी बोलते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो बी होगा, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि इसमें भी वही है कि दो स्थान खाली दिए हैं, उसके बाद बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय पूरक है। देखिए कुल मिला के बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय कारक बताता है। तो हमने प्राथमिक कारक और द्वितीय कारक देखें। प्राथमिक कारक जो उसका परिवार होता है, घर होता है, आस पड़ोस होते हैं, ये प्राथमिक कारक हैं। फिर उसके बाद विद्यालय, मीडिया, ठीक है, इस तरह की जो चीजें आती हैं, मंदिर आता है, धर्म आते हैं, दोस्त आते हैं, सब द्वितीय कारक हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अपने आप आ जाएगा स्कूल, धर्म, परिवार। देखिए परिवार आ गया तो अपने आप हटा दीजिए, तो प्राथमिक कारक है। अभिभावक भी प्राथमिक कारक में आ जाएंगे, परिवार और पड़ोस। तो आप देखेंगे स्कूल और धर्म यहाँ पे आएगा। स्कूल और धर्म बच्चों के सामाजिक जो है समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, ठीक है। यहाँ पे आराम से इसको कर लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर अगला चलते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। अब यहाँ पे विकल्प को देखते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, इन्होंने 4 अवस्था ही बताई हैं, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कॉन्क्रीट वाला। कॉन्क्रीट का मतलब मूर्त, यानी कि चीजों की जैसे एक अमूर्त होती है जिसमें कल्पना करते हैं, ठीक है। मूर्त का मतलब जो दिखती है सामने है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो इसके हिसाब से बच्चे देखें तो संरक्षण करने में सक्षम होते हैं। इस प्रश्न को जीन पियाजे पे मैंने पूरा वीडियो ही बना दिया है, अपलोड कर दूंगा किसी दिन, आप लोग देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन वहां से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जितने क्वेश्चन हमने लगाए हैं और जो भी हम आगे लगाने वाले हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। वर्गीकरण के मौके देने की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसी समस्याएं देना जिनसे अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्रमिक कार्य देना और मूर्त संसाधन देना। देखिए अब इसका नाम ही आप देखें तो क्या है कि संरक्षण की अवस्था, सॉरी पीछे चलते हैं, ये वाला है ना। इसमें अगर आप देखें तो इसका नाम ही है कि क्या, मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि मूर्त चीजों पे ही बच्चे रिएक्ट कर पाएंगे, यानी कि जो चीजें देखते हैं समझते हैं। अब उनको अमूर्त चीजें दे देंगे तो ऐसे टास्क दे देंगे कि जो जिनके बारे में वो नहीं कल्पना कर सकते, विचार तर्क शक्ति उतनी मजबूत नहीं होती, तो फिर उनको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे सीधा सा एग्जाम्पल है कि इसको आप देखेंगे 11 से 15 वर्ष की अवस्था ये होती है। प्रश्न नंबर 21 में आते हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा सीक्वेंस है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है, ठीक है। तो विकल्प ए है कि मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता, ठीक है। बी है कि ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता। सी है कि स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेरबदल करने की क्षमता। और अंतिम विकल्प है कि समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मामलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं, वो अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है इसका डी है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसका डी सही होगा कि समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मामलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने की क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा प्रश्न का सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 19 क्या है कि 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों के अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं, ठीक है। तो जो वेगोत्स्की है उनके हिसाब से क्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर 19,
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका पहले विकल्प पढ़ते हैं, ठीक है, कि आत्म केंद्रिता को दर्शाता है, संज्ञानात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करता है, सामाजिक विकास में बाधा डालता है, अपनी सोच सीमित करने के लिए करने में मदद करता है। तो जाहिर सी बात है सीमित नहीं, नियमित करने की बात है, ठीक है। सीमित होगी तो गलत होगा, नियमित करने के लिए ये बात जरूरी है और यही उसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, ठीक है। 21-22 हमने कर लिए, थोड़ा सा सीक्वेंस था। निम्नलिखित में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जाता। देखिए, विकास और लर्निंग जो है आप पढ़ेंगे तो जो पियाजे हैं उनका सिद्धांत अलग है और जो वाइगोत्स्की हैं उनका देखेंगे तो उनका सिद्धांत अलग है। तो यहाँ पे जो पियाजे का नहीं होगा, पियाजे के उलट है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका एक होगा या ए होगा। लेव वाइगोत्स्की ही ये बोलते हैं कि जो व्यक्तिगत विकास और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना इसको व्यक्तिगत विकास को नहीं समझ सकते, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 में आते हैं, यह है कि एक प्रगतिशील कक्षा यानी कि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसी से संबंधित है। तो अंतःक्रिया व संवाद होता है इसमें, शिक्षकों के अधिगमकर्ताओं के एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, निष्क्रिय अधिग्रहण द्वारा होता है, या केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वह शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। देखिए यहाँ पे सीधा सा है, ऑप्शन पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि प्रगतिशील जो है आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम है। तो यहाँ पे अंतः संवाद मैंने बताया था, बच्चों की जो अंतःक्रिया संवाद प्रत्यक्ष रूप से सीखना, उसमें भाग लेना, इसको हमेशा महत्व दिया जाता है। इसका उत्तर सही ए होगा। प्रश्न नंबर 23 है, ठीक है, कारण और कथन वाला। तो कथन देखते हैं कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए क्योंकि लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक तो पूर्वाग्रह है, रूढ़िवाद है, और लिंग का जो भेदभाव है वो किया जा रहा है। तो ना तो कथन सही है ना तो कारण सही है। और इसमें आप देखेंगे तो जो डी वाला विकल्प है वो यही बताने का प्रयास कर रहा है कि भैया कथन और कारण दोनों गलत है। क्योंकि अगर आप देखें जो इसकी खासियत है, इस तरह के देखिए बहुत से प्रश्न मिलते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे मतलब क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। मान लीजिए तो थोड़ा सा लिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण देखना है कि किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह और भेदभाव जो है बच्चों के बीच में मतभेद या किसी को ऊपर या नीचे नहीं दिखाना। इसीलिए हमने देखिए कंपटीशन तक को जो है तर्क संगत नहीं समझा, क्योंकि उनमें बच्चों में ऊपर नीचे की भावना आ सकती है, कोई श्रेष्ठ नंबर लाएगा कोई कम लाएगा, तो ये भी प्रभाव डाल सकता है। प्रश्न नंबर 24 है कि भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने पहले भी इस चीज को समझा है, बहुभाषीयता पे यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म में। ठीक है, यहाँ पे फिर या तो एक भाषावाद पे है या फिर बोल रहे हैं कि पूरे देश में निर्देशित माध्यम से अंग्रेजी हो, मतलब इंग्लिश को मीडियम बनाने की बात कर रहे हैं। और डी बोलता है कि पूरे देश में निर्देशन का माध्यम हिंदी हो। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, कि पूरे देश में एक ही लैंग्वेज हो, मतलब ये ऐसा हो कि इंग्लिश में ही हो या फिर हिंदी में हो। भाई साउथ के स्टेट में आप जाएंगे तो कैसे हिंदी का प्रयोग करेंगे। वही चीज़ है कि अगर आप इंग्लिश का माध्यम यूज कर रहे हैं तो उत्तर भारतीय स्टेट में आप जाएं, और भी स्टेट हैं जो पश्चिमी हैं, वहाँ पे भी जैसे और भी आप चले जाएं, पूरब में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से इंग्लिश नहीं आती, अपनी अपनी भाषाएं हैं। एक भाषावाद करेंगे तो उसमें भी यही प्रॉब्लम है, या तो इंग्लिश या हिंदी वाली प्रॉब्लम आती है। तो इसमें ये तो मान लीजिए मैं समझा रहा हूँ तर्क से, लेकिन आपको याद रखना है कि बहुभाषीयता या बहुभाषावाद को आपको जो है, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें स्थान दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं। अब देखिए, ये प्रथम दृष्टया तो अगर आप देखें तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको करंट का लग सकता है, ठीक है, लेकिन करंट का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीजें उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं आपको साथ के साथ यहाँ पे बता दूंगा। देखिए, पहले विकल्प को आप लोग देख लीजिए, वाहिदा प्रिज्म है, दूसरा मतलब विकल्प है कि सुनीता विलियम्स हैं, या फिर बछेंद्री पाल हैं, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सही उत्तर है ज़्यादा तो लोग समझ गए होंगे क्योंकि इन सब का नाम पहले से ही बहुत फेमस है और अपने इस क्षेत्र से नहीं है। तो कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आता है इस क्षेत्र से कि ये बहुत फेमस है। कर्णम मल्लेश्वरी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनकी खासियत क्या है कि इन्होंने 29 मेडल जीते हैं, जैसा कि ये तो प्रश्न में भी बताया गया है ना, कि प्रश्न में भी बताया गया है कि इन्होंने 29 मेडल जीते हैं, लेकिन 29 मेडल तक ही इनकी खासियत नहीं है। इनकी अगर हम बात करें तो ओलंपिक खेल में कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य जो पदक है, ठीक है, कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी है। ठीक है,
फर्स्ट वीमेन इंडियन जो ओलंपिक में अपना जो पदक जीतने वाली पहली प्लेयर है ये, ठीक है। उसके बाद अब बात करें तो इनको साथ के साथ जो है अर्जुन पुरस्कार भी 1999 में दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित इनको किया गया है और 1999 में ही इनको पद्मश्री का भी पुरस्कार दिया गया था। तो इस हिसाब से इनका नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी